नमस्कार, सिटी टेल्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम शहरों के बारे में बात करते हैं। आज का शहर है गोरखपुर और गोरखपुर के बारे में हमसे बात कर रहे हैं मनोज सिंह। मनोज जी पत्रकार हैं। लगभग 4 दशकों से गोरखपुर में रहते आए हैं। गोरखपुर के राजनैतिक, सांस्कृतिक परिदृश्य से बहुत नज़दीक से परिचित हैं, उसमें लगातार जुड़े हुए हैं। यह बातचीत लंबी है, तो इसको हम 2 भागों में रिलीज़ करेंगे। यह रहा पहला भाग। ये मेरा ये पहला ही शहर है और इसके अलावा और किसी शहर में नहीं रहा हूँ। गोरखपुर, क्योंकि वैसे 2-4-10 दिन के लिए बहुत सारे शहरों में आना जाना होता है, लेकिन ये गोरखपुर ऐसा है जहाँ पर मैं 37 सालों से हूँ और मैं गांव से यहाँ से मेरा 100 किलोमीटर दूर गांव है नेपाल बॉर्डर पे। वो पहले गोरखपुर जनपद का हिस्सा था। जब मैं 86 में यहाँ आया था हाई स्कूल पास करने के बाद इंटर में पढ़ने के लिए, और उस समय यहाँ के 3 कॉलेज थे जो बहुत मशहूर थे। एक महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, फिर डीएवी इंटर कॉलेज और सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज मशहूर था, लेकिन कॉलेज के तौर पर एमपी महाराणा प्रताप इंटर का। और तीनों की खास विशेषताएं थी। ये जो महात्मा गांधी इंटर कॉलेज और डीएवी थे वो साइंस के लिए मशहूर थे और कॉमर्स के लिए लोग कहते थे। उस समय हम लोग के स्टूडेंट सर्किल में जो चर्चा थी कि अगर कॉमर्स पढ़ना हो तो एमपी में एडमिशन कराएं। मुझे मैथ लेना था तो मैं एमजी में आया और वहाँ के 3 प्रिंसिपल उस समय बहुत मशहूर हुआ करते थे, लेकिन उसी समय रिटायर हो रहे थे। उनके शार्ट फॉर्म में केवी कौल कौशिक कहा जाता था। एक और यहाँ पे जो रेलवे का कॉलेज था वो भी बहुत मशहूर था, जिसके प्रिंसिपल कौल थे। फिर केवी लाल महात्मा गांधी के प्रिंसिपल थे और कौशिक जो हैं वो एमपी के थे। तो ये लोग, इन्होंने अपने ज़माने में सख्ती के कारण और अनुशासन के चलते ये तीनों कॉलेजों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ा दी थी। लेकिन जब मैं आया तो ये तीनों लोग रिटायर हो, मतलब मेरे जो महात्मा गांधी के जो प्रिंसिपल थे वो रिटायर हो रहे। और मैं अपने गांव से इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे साइंस की पढ़ाई नहीं थी। वहाँ पर हाई स्कूल तक ही साइंस था, उसके बाद नहीं था। तो हम 2 साल पहले कुछ महीने किराए पे रहे अपने कुछ दोस्तों के साथ। 3 दोस्त आए थे, अपने हाई स्कूल के दोस्त थे और तीनों 3 विषय में गए। मैं साइंस में गया, एक मेरा दोस्त एमपी में गया और एक जो है उसने कला विषय से पढ़ाई शुरू की। तो उसमें एक तो लौट गया गाँव से कि उसको शहर में कुछ रास नहीं आया और उसको जो एक शहर का अजनबीपन होता है वो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। और वो पहले ही दिन जैसे कि मैं आया हूँ तो वो एक, आप कहेंगे कि वो एक तरह से वो फ़िल्म का एक सीन है जो मुझे भूलता ही नहीं है कि मैं एक टिन का बॉक्स लेके अपने गाँव से चला था। उसके पहले गोरखपुर सिर्फ़ 3 या 4 बार आया था और तीनों बार इलाज के सिलसिले में आया था। जब एक बार मुझे अपने दाँत में कुछ दिक्कत थी तो ये मशहूर डॉक्टर थे बीडी चोपड़ा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये गोरखपुर को अगर याद करना हो तो इस तौर पर भी याद किया जाता है कि ये डॉक्टरों का शहर है। तो उस समय आस-पास के जिले। हाँ, सारे इसके आस-पास के जो 7 ज़िले हैं उसके लिए गोरखपुर में बहुत सारे लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ़ डॉक्टर मतलब भगवान की तरह लोग डॉक्टर के नाम याद करते थे। बीडी चोपड़ा उसमें उस समय एक थे दाँत के डॉक्टर, मुखर्जी, उसके बाद ये जो एक स स ठक्कर डॉक्टर। ठक्कर सर्जन जो थे, जो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो ऑपरेशन के लिए एचएन सिंह चौराहा जहाँ से आप क्रॉस किए होंगे, एचएन सिंह मशहूर सर्जन थे। तो इस तरह से लोगों को याद रहता था कि सर्जरी के लिए किसके पास जाना है और वहाँ पे ऐसी भीड़ होती थी कि वो सुबह से शाम तक हो जाता था। तो दूसरी बार मुझे आया तो टाइफाइड हुआ था, तो वो मुझे करीब-करीब महीना दिन तक मुझे नहीं हुआ, तो फिर मुझे लाया गया था। बी मुखर्जी यहाँ पे हैं, वो भी बहुत मशहूर डॉक्टर। वहाँ मुझे याद है, इसलिए मुझे नफ़रत होने लगी शुरू में शहर से कि साथ में पढ़ने वाला और बुखार से 1 महीना टाइफाइड उतर नहीं रहा है। सुबह का आया था और शाम तक मेरा नंबर नहीं आया। ये सिलसिला आज भी है गोरखपुर में। तो और मेरे भैया जो लेकर आए थे मुझे,
अंत में उन्होंने जो नंबर लगाने वाला है, उससे कुछ उन्होंने सेटिंग की। वो बहुत जो है बाद में पता चला कि क्या सेटिंग थी, तो वो थोड़ा-सा पहले आ गया और मैं दिखा के जा सका। तब फिर मैं ठीक नहीं हुआ तो फिर मुझे दूसरे डॉक्टर के लिए लाया गया, डॉक्टर जीज अहमद जो शहर के, जो बाद में मेरे बहुत दोस्त भी बने, हालाँकि उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन एक दोस्त भी बने। तो उनके यहाँ भी यही था कि वो सुबह से शाम तक काफ़ी भीड़ था, उनके कैंपस में मैंने मरीज़ ही मरीज़ थे। और वो नब्ज़ भी देखते थे, एक हाथ में उनका टेलीफ़ोन भी बहुत खनखनाता रहता था। उस समय पीएनटी था। और वो इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि वो बहुत सामाजिक जीवन में बहुत सक्रिय व्यक्ति थे। तो मुझे याद है कि जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने मेरे हाथ, मैंने उनको बाद में बताया ये कहानी, जब मेरी बाद में, आजकल तो हमेशा बैठना होता है। तो उन्होंने मेरे हाथ में ये नब्ज़ पकड़ी और तभी उनका फ़ोन आया और किसी से बात करने लगे। और उसी दौरान उन्होंने डिक्टेट किया और मेरे लिए दवाइयाँ लिखीं। तो मैंने पक्का उसी समय बाहर निकल दी कि मतलब इनसे तो ठीक ही नहीं होना। उन्होंने तो मुझे पूछा ही नहीं कि क्या मर्ज़ है, क्या दवाई देनी है। खैर लौट आया तो कुछ दिनों बाद मैं ठीक हो गया था। तो फिर वो, ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस शहर में आज भी सिर्फ़ इलाज कराने के लिए आते हैं। आप गोरखपुर ऐसा है कि ये आस-पास के जो ज़िले हैं, जो महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है, बस्ती है, सिद्धार्थनगर है, ये एक भौगोलिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से एक जैसा है। और ये एक ज़िले से ही अलग-अलग ज़िले हैं बने हैं। आप देखेंगे कि आज़ादी के पहले बस्ती अलग था और गोरखपुर 2 ही ज़िले थे, लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद देवरिया बना था। उसके बाद आप 89 में जब महाराजगंज ज़िला बना, फिर उसके बाद कुशीनगर ज़िला बना और फिर बस्ती को बाँटकर सिद्धार्थनगर बना, फिर संत कबीर नगर बना। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय था, आज़ादी के बाद यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई, फिर मेडिकल कॉलेज बना यहाँ पे। तो ये इंस्टीट्यूशन फर्टिलाइज़र भी स्थापित हुआ आज़ादी के बाद से, जो बंद भी हुआ। तो ये इस इंस्टीट्यूशन के चलते लोगों का यहाँ पर एजुकेशन के लिए, और चूँकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थे और प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ बड़े डॉक्टर जो गोरखपुर ही आए थे, तो उनको दिखाने के लिए लोग आते थे। सुबह आते थे बसों से और यहाँ पे आते थे और पूरा दिखा के फिर जाते थे। तो वो सिलसिला आज भी है। अब बस इतना ही अंतर आ गया है कि अब और अधिक डॉक्टर हैं। मेडिकल हब अब पहले की तरह से अब भी है, लेकिन अब वो डॉक्टरों के नाम उस तरह से लोगों को याद नहीं है जैसे भगवान की तरह याद रहते थे। पहले 10-15 डॉक्टर ही थे जिनको लोग मैं भी मेरे गाँव से, तो किसके यहाँ जाना है तो मुखीजा जी के यहाँ जाना है, मुखर्जी जी के यहाँ जाना है, एचएन सिंह के यहाँ जाना है, इनको डॉक्टर वाईडी सिंह को दिखाना है, डॉक्टर केपी कुशवाहा को दिखाना है। ये बहुत अच्छे डॉक्टर थे अपने-अपने फील्ड के और बहुत मशहूर थे, बहुत भीड़ भी होती थी इनको दिखाने के लिए। मेडिकल कॉलेज में भी काफ़ी लंबी, वो आज भी है। तो लेकिन आज चिकित्सकों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, अब उस तरह से नाम नहीं है। लेकिन आज भी बतौर पत्रकार मेरे पास जो सबसे अधिक सिफ़ारिशें आती हैं, वो डॉक्टरों को दिखाने के लिए आती हैं कि आप उनकी लाइन में लगवा दीजिए, पहले दिखवा दीजिए, क्योंकि आज भी हर डॉक्टर के यहाँ मैं देखता हूँ कि इतनी संख्या बढ़ गई कि प्राइवेट डॉक्टर 300 से 400 से ज़्यादा नर्सिंग होम है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद हर डॉक्टर के यहाँ सुबह से शाम तक 100, 150, 200 लोगों की, कई ऐसे डॉक्टर हैं जहाँ पर लोग 1-2 दिन पहले आ जाते हैं, सड़क पे सोते हैं। तो एक डॉक्टर ने लिखा है, प्रोफेसर हरीशचंद्र श्रीवास्तव थे, उन्होंने लिखा है एक मेमोयर में कि अपने दुखों के लिए लोग जो आते थे और इस तरह से उनको यहाँ पर जो डॉक्टर थे वही उनको भगवान की तरह याद करते थे उनको। ये सिलसिला आज भी है, अभी आप आए होंगे तो हर गली में डॉक्टर हैं। तो लोग इलाज के लिए, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो कई तरह की बीमारियों का भी एक केंद्र था। जो राधा मोहन दास अग्रवाल, जो खुद इस समय एक बाल लोक चिकित्सक थे, फिर भाजपा के नेता, विधायक और अभी राज्यसभा सदस्य, एक लेख में उन्होंने खुद ही लिखा है कि जब उनसे इंटरव्यू हो रहा था बनारस में, तो उनसे ही पूछा गया कि आप गोरखपुर से आए तो वहाँ तो मच्छर अधिक हैं, क्यों हैं? मच्छरों से होने वाली बीमारियाँ कौन सी हैं? तो पूरा उन्होंने लिखा है कि ये
तो हमारा इंटरव्यू यही गोरखपुर मच्छर और मच्छरों से होने वाली बीमारियों पर केंद्रित हो गया। फिर इंसेफ्लाइटिस यहाँ पे था और किस तरह से 1978 से लेके कितने बच्चों की मौत हुई, ये अलग कहानी। तो डॉक्टर इस शहर को बनाते हैं। आज भी डॉक्टरों, चिकित्सकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के देखेंगे तो डॉक्टर मेयर है, डॉक्टर विधायक रहा है यहाँ का। तो और ये सिलसिला डॉक्टरों की लोकप्रियता का ये असर रहा है कि कई डॉक्टर इस इलाके में विधायक हैं और नेता हैं। अब तमकुहीराज का जो इस समय विधायक है वो भी डॉक्टर हैं, वो भी एक सर्जन ही है यहाँ पे जिनका अस्पताल चलता है। फिर डॉक्टर पीके राय, तो ये डॉक्टरों की लोकप्रियता ये हुई कि बाद में वो राजनीति में भी आए। वाईडी सिंह एमएलसी हुए, फिर उन्होंने चुनाव भी लड़ा और एमपी का भी चुनाव लड़ा था। क्योंकि पुराने समय में जब मैं तो आया हूँ 86 में, लेकिन जिन लोगों ने इस शहर के पुराने रूप को देखा है तो उनका यही कहना था कि ये वकीलों, डॉक्टरों, टीचर, जो शिक्षक थे, जो विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में, इनका शहर था। और एक मध्यम वर्गीय, इन्हीं लोगों ने शहर का मध्य वर्ग बनाया। जैसे रेलवे का भी यहाँ पे हेडक्वार्टर बहुत रहा है, पुराने समय में रहा है। तो फिर एयरफोर्स भी आज़ादी के बाद से इसका स्टेशन बना। तो इस इंस्टीट्यूशन ने इसके में जो लोग जॉब करने आए वो लोग बाहर से आए। तो इस शहर को उन लोगों ने बनाया है। तो मैं उस पर इस तौर पे आता हूँ कि ये शहर का एक कंपोजिट कल्चर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हालाँकि इसको बाहर इसको प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इसको कुछ ख़ास कारणों से बीच के दौर में जब ये कास्ट गैंगवार चली, हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही में, तो इसको अपराध का शहर के तौर पर इसको जाना गया और बड़ी चर्चा होती थी। बाद में योगी आदित्यनाथ का उभार होगा, तो हिंदू राजनीति के सेंटर के तौर पर इसको चर्चा होती है। लेकिन ये शहर जो जिस तरह से बना है, ये कंपोजिट कल्चर का बहुत बड़ा उदाहरण है। और जैसे बाबा गोरखनाथ को लोग खिचड़ी चढ़ाने आते हैं, तो हमारे गुरु प्रोफ़ेसर अशोक सक्सेना, जो कि यहाँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी रहे, तो उन्होंने लिखा है खिचड़ी संस्कृति है। यहाँ बहुत सारे समाज ने, समुदायों ने इसको बनाया है कंपोजिट कल्चर को। कंपोजिट भी ठीक ठीक शब्द नहीं है, वो खिचड़ी संस्कृत कहते हैं। और वो इस तरह से आप देखिए कि ठीक आज़ादी के बाद जो विभाजन के बाद से सिख शरणार्थी थे वो लोग यहाँ पर आए और मोहद्दीपुर और पैडलेगंज के इलाके में उनको बसाया गया। तो आप देखेंगे कि वहाँ सिखों, एक सिख समाज हमारे गोरखपुर में है। फिर उसी तरह से गोरखनाथ के इलाके में सिंधी समाज के लोग आए विभाजन के बाद, और वो लोग बसे। फिर जो बंगीय समाज है, वो रेलवे की स्थापना के साथ आया। जब यहाँ पे रेलवे की स्थापना हुई, और ये रेलवे, जब आप जानते हैं कि जब बंगाल में अकाल पड़ा और वहाँ पे अनाज भेजने के लिए रेलवे लाइन की स्थापना की गई, उसी दौरान गोरखपुर से भी ये रेलवे लाइन बिछाई गई और फिर यहाँ पे हेडक्वार्टर बना, जिसको अवध तिरहुत पहले मुख्यालय कहा जाता था, फिर अब पूर्वोत्तर रेलवे कहा जाता था। तो वो उस समय बहुत बड़ी संख्या में बंगी समाज के लोग रेलवे में एम्प्लॉय हुए। तो वो आप समझिए कि ये अशोक सक्सेना ने लिखा है कि वो उन लोग के मन में गोरखपुर को लेकर एक दूसरी छवि थी कि ये लोग जो है वो सत्तू खाते हैं तो वो ऐसा जगह है जहाँ गरीब लोग हैं, सत्तू खा के जीते हैं। तो वो लोग कहते थे कि वो गोरखपुर आना नहीं चाहते थे। जब उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा था तो उन्होंने लिखा है कि गोरखपुर जाबो ना, छातू लौका खाबो ना, कि यानी कि गोरखपुर नहीं जाएँगे, सत्तू मिर्चा नहीं खाएँगे, हमको नहीं खाना है वहाँ पे। लेकिन वो लोग आए, और आए तो वो अपने साथ क्या लाए? गोरखपुर में आज जो 3 बड़ी चीज़ें हैं, वो बंगी समाज की देन है। एक थिएटर, वो अपने साथ थिएटर लाए, लाइब्रेरी लाए, फिर उन्होंने वो दुर्गा पूजा ले आए यहाँ पे। आज भी मतलब यहाँ पे बड़े पैमाने में जो दुर्गा पूजा और दुर्गा की प्रतिमाएँ स्थापित होती हैं, वो उन्हीं की देन है। फिर वो लोग थिएटर भी लाए, और ये थिएटर तो बताए, दुर्गा पूजा ले आए, और लाइब्रेरी, ये 3 चीज़, और एक होम्योपैथिक चिकित्सा। ये भी देखिए, शहर के सबसे नामचीन, जिनका कई ज़िलों में, आस-पास के ज़िलों में नाम था, वो यहाँ के होम्योपैथिक डॉक्टर थे। हेमंत कुमार बनर्जी,
उसके बाद राम रतन बनर्जी, ये पूरा एक दीवान बाज़ार की तरफ का पूरा मोहल्ला है, जो ये केवल होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए। हालाँकि 1-2 चिकित्सक और भी थे, डॉक्टर शिवरतन लाल थे, बाद में सोहन लाल हुए। ले और गोरखपुर के 2 जो सिविल सर्जन थे शुरू के, वो भी बंगाली समाज के थे। तो इस एक तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में और ख़ासकर होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में बंगी समाज की 3 देन है। एक आपकी दुर्गा पूजा, फिर ये थिएटर और लाइब्रेरी कल्चर, और ये है होम्योपैथिक चिकित्सा। इसी तरह से जो सिंधी समाज यहाँ बहुत उसने अपने को यहाँ पर अपने संघर्ष के द्वारा अपने स्थापित किया। तो वो लोग आप देखेंगे कि शहर की जितनी मशहूर मिठाई की दुकानें हैं, वो सब सिंधी समाज की हैं। मिठाई और बेकरी की दुकानें, तो वो लोगों ने इसको ये लेकर आए वो लोग। और साथ-साथ ईंट भट्ठों को उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि यहाँ पर आए थे, उनका कुछ नहीं था। तो पहले तो वो एक शिविर में रहते थे, फिर इनको गोरखनाथ की तरफ ज़मीनें दी गईं, और फिर उन्होंने अपने को जीवन आजीविका चलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में, तो ये 3 क्षेत्र उन्होंने चुने। और इसमें गोरखपुर में जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बने, एयरफोर्स या यूनिवर्सिटी या इसमें, तो उसमें उन लोगों ने ईंटें दी, और ठेकेदारी की में भी कुछ सिंधी समाज के लोग आगे थे, तो वो उन लोग तरह से एक तरह से वो इस बात पर गर्व भी करते हैं कि आर्किटेक्ट थे हम लोग शुरू के, उस दौर के आज़ादी के बाद के गोरखपुर के। तो ये 2 समाजों की अलग-अलग अपनी देन है। लेकिन बहुत सारा जो गोरखपुर में जो लोग आए, वो माइग्रेंट लोग हैं, जो बड़े सामंत थे, आस-पास के ज़िलों में बड़े खेतिहर थे, लेकिन गोरखपुर एक बड़ा शहर था, तो यहाँ भी उनको एक रहने के लिए यहाँ पे कोर्ट कचहरी के मुकदमे यहाँ होते थे। यहाँ जिलाधिकारी भी यहीं था, रेलवे यहीं था, किसी को भी बाहर से आना रहता था तो ट्रेन यहीं पे उतरती, फिर यहाँ से जाना रहता था। तो उन लोगों ने अपने घर बनाए और अपने गाँव से भी जुड़े रहे। तो उन लोगों की भी एक बड़ी, तो वो आबादी जो नया गोरखपुर ख़ास तौर पे बना आज़ादी के बाद से, एक तो पुराना गोरखपुर है जो उसका इतिहास पुराना है। आप ख़ासकर जो गोरखनाथ के मंदिर से लेके आप जाफरा बाज़ार, रसूलपुर, दिलेजाकपुर, कजाकपुर, बसंतपुर, ये सब जो पुराना इलाके आप लेंगे, ये पुराना गोरखपुर है। और वहाँ पर ये इनकी इतिहास और पुरानी है। आप समझिए कि अंग्रेज़ी हुकूमत और उसके पहले, और मतलब पहले ये जानकारी मिलती है कि 2 ही गाँव थे, राप्ती नदी बीच में थी, और 2 गाँव थे, डोमिनगढ़ और बसंतपुर, और इसके बीच में राप्ती बहती थी, और उस राप्ती नदी के ज़रिए ही सारे व्यापार होते थे। तो उसी के किनारे ये सब मोहल्ले बसे हैं, और बहुत सारे जो कामगार जातियाँ थीं, जैसे निषाद हुए, कुम्हार हुए, ये लोग वहाँ के बसे। और कुछ बसंतपुर के जो वहाँ के उस समय जो राजा थे, उन्होंने लोगों को बसाया। ये आज नहीं है, ये सब उजड़ चुके हैं। नए गोरखपुर में जिस तरह से इसका विस्तार हुआ, तो एक तरह से गुंजेश्वरी प्रसाद जो कि एक बड़े पत्रकार रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने एक संस्मरण लिखा था कि राप्ती के बहाने शहर। तो उसमें इस बात को उन्होंने बहुत खूबसूरत ढंग से लिखा है कि जो यहाँ के मूल लोग थे, जिन्होंने उस पुराने गोरखपुर को बनाया, अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। ये गोरखपुर की, ये शहर की एक कहानी है। यहाँ लोग जैसे कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये एक बागों का मोहल्ला था। ये सब इसीलिए बहुत सारे गोरखपुर के आप मोहल्लों के नाम देखेंगे तो बागों के नाम पर, अंधियारी बाग, आम बाग, इस तरह से नाम है। तो अंधियारी बाग में कहा जाता है कि इतना घना वो बागीचा था कि वो दिन में भी अंधेरा रहता था, इसलिए अंधियारी बाग उसको हुआ। ये आम बाग यहाँ ये था, ये आम के बागीचे थे। इसी तरह से ये असल में अंग्रेज़ जब यहाँ पे आए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर जब उनको जब यहाँ का मिला, तो उन्होंने ये जो जंगल थे, बहुत सारे जंगल थे, तो उस जंगलों को उन्होंने कुछ अंग्रेज़ को दे दिया कि इसको खेती योग्य बनाएँ। तो आप देखेंगे ये जो गोरखपुर से सटे जो कस्बे हैं, पीपीगंज, कैंपियरगंज, ये सब उन्हीं अंग्रेज़ों के नाम पे बसे हैं, जिनको ये अलॉट किए गए थे खेती के लिए, ये जंगल के इलाके।
लेकिन वो इसको खेती लायक बना भी नहीं पाए। तो फिर बाद में अंग्रेज़ अफ़सरों ने ही उनसे छीन लिया। अब ये जो जहाँ पर एंग्लो इंडियन इस बसारतपुर में रहा करते थे, वो और ईसाई समाज भी यहाँ पर गोरखपुर में है। जो कंपोजिट कल्चर, जो खिचड़ी संस्कृति की बात की मैंने, तो ईसाई समाज, सिख समाज, सिंधी समाज, बंगाली समाज, ये सब लोग आए। तो इनको ये वाला इलाका जो है, ये एक अंग्रेज़ कलेक्टर था जिसने उसने एक मिशनरी की पहला पुरोहित बुलाया गया यहाँ पे, और वो एक 200 बीघे की ज़मीन, ये बसारतपुर वाला जो इशारा है, जो आज बसारतपुर कहा जाता है, ईस्टर्नपुर, ये सब इलाके जो हैं, हाँ, ये इधर असुरन से इधर का, धर्मशाला के इधर का, तो उन लोगों को दिया गया और उन लोगों ने इसे खेती योग्य बनाया और यहाँ पर बसे। तो और इसी तरह से उन लोग यहाँ पे पहला चर्च भी यहाँ पे स्थापित हुआ इसी बसारतपुर में। फिर रेलवे कॉलोनी में एक चर्च स्थापित हुआ, फिर सेंट एंड्रूज के पास चर्च स्थापित हुआ। तो ये ईसाई समाज भी यहाँ पे रहा है, और उसने, इस ईसाई समाज ने बाद के बनते गोरखपुर में एजुकेशन के डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका निभाई। जो मिशन स्कूल था, वो बाद में जहाँ पे प्रेमचंद पढ़े थे, तो प्रेमचंद 2 बार इस शहर में रहे। तो जब शुरुआती दौर में उन्होंने पढ़ाई की 8वीं जमात तक, तो वो रावत पाठशाला और मिशन स्कूल में, तो मिशन स्कूल बाद में सेंट एंड्रूज कॉलेज के रूप में तब्दील हुआ। और आज देखेंगे कि वो ईसाई समाज ने बहुत सारे यहाँ पे स्कूल कॉलेज, मॉडर्न स्कूल कॉलेज डेवलप किए, जिसमें बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो हर समाज अपने साथ कुछ लेकर आया और उसने गोरखपुर को बनाया। तो जो आज गोरखपुर दिखता है, वो सभी लोगों का इसमें योगदान है। तो प्रोफ़ेसर अशोक सक्सेना ने लिखा है, मुझे वो लगता है कि वो रूपक अच्छा है, कि वो कहते हैं कि एक भौगोलिक तौर पर भी गोरखपुर कटोरे की शक्ल में है, बाउल शेप है। वो उस इसलिए है कि जो राप्ती नदी है, राप्ती के किनारे ये बसा हुआ है। राप्ती और रोहिन दोनों किनारे। रोहिन आप इसके पार मिलती है, यहाँ से महाराजगंज से तरफ से, नेपाल से होते हुए, महाराजगंज ज़िले से होते हुए गोरखपुर में आके राप्ती मिल जाती है। तो वो कटोरे के शक्ल में भौगोलिक रूप से, क्योंकि जो राप्ती का जो वाटर लेवल वो ऊपर है और शहर नीचे है। अच्छा, अच्छा। हाँ। जबकि होता उल्टा है। हाँ, ये वो उसका इसीलिए आप देखेंगे कि जो पुराना गोरखपुर का इलाका है, वहाँ पर बहुत सारे पंपिंग स्टेशन लगाए गए हैं, कि बारिश के दिनों में वहाँ पर सारा पानी जाके वो इकट्ठा होता है। और अंग्रेज़ों ने ही वहाँ पे एक जो तटबंध है, जिसको नाम नहीं याद आ रहा है, उसका नाम है, जो उन्होंने बनाया था कि राप्ती का से बाढ़ से इसको, गोरखपुर को, शहर को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि उसका तल ऊपर है। तो वो पानी बाढ़ से, तो वो उस तटबंध को रॉबर्ट तटबंध कहते हैं उसको, रॉबर्ट मलौनी तटबंध, वो अंग्रेज़ों ने बनाया, तो उससे ये सुरक्षित हुआ। तो वो एक तो बाढ़ से सुरक्षा मिलती है, दूसरा लेकिन पानी इकट्ठा होता है, नीचे है ना, तो वो आमतौर पर जैसे मानसून ख़त्म हो जाएगा तब भी पानी नदी में नहीं जा पाएगा, उसको पंप करके डालना पड़ता है। तो ये कटोरे की शक्ल का भौगोलिक है, लेकिन वो सांस्कृतिक रूपक के तौर पर प्रोफेसर अशोक सक्सेना जी ने कहा कि ये बाबा गोरखनाथ का कटोरे, सारे संस्कृतियाँ जो ये भंगी समाज, सिख समाज और ईसाई समाज, ये लोग आए और इन्होंने अपने कल्चर के साथ इस सबको एक सामाजिक कंपोजिट कल्चर बन गया, जो मिलजुल कर रहने के लिए। इसे आप देखेंगे कि इतने सालों तक गोरखपुर में हिंदुत्व की राजनीति का सेंटर वो रहा, बहुत कुछ चीज़ें रही हैं, उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन आपस में लोगों का टकराव नहीं रहा। वो बाद के दौर की है, कि फिराक साहब का एक इंटरव्यू है 74 का, जो उन्होंने आकाशवाणी में एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था उन्होंने। तो वो उसमें कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, कि उन्होंने शुरू किया वो रियाज़ खैराबादी के एक रचना से। रियाज़ खैराबादी यहाँ पर आज़ादी के पहले आए थे खैराबाद से, और यहीं पे रह गए। उन्होंने अखबार निकाला था रियाजुल नाम से, और यहाँ पे उनको एक प्रेम भी हो गया। तो जैसे आप देखेंगे कि बनारस या लखनऊ के बारे में लोग बहुत सारी चीज़ें, कविताएँ हैं कि सुबह और शाम के लेकर, कि बनारस की सुबह और अवध की शाम। लेकिन उन्होंने एक लिखा है उसकी, जिसकी एक लाइन है कि जो आके ना जाए
वो गोरखपुर है ये। वो लंबी नज़्म है, लेकिन बहुत अच्छी नज़्म है। गोरखपुर के बारे में वही है जो सब लोग उसको याद करते हैं। तो उस वहाँ से शुरू किया था फिराक साहब ने अपने इंटरव्यू में उनको याद करते हुए। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये एक जो गोरखपुर है वो अब थोड़ा-सा उनको दूर लग रहा है। एक उनसे भागता हुआ लग रहा है, मुझसे भागता हुआ गोरखपुर लग रहा है। तो वो किस तौर पे इसको कह रहे हैं कि वो भाग रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा-सा उसमें उन्होंने ये भी याद किया कि जैसे वो कहाँ हलवा सोहन खाते थे, कहाँ जलेबी खाने जाते थे, किसके यहाँ वो काली तंबाकू वाला तंबाकू मिलता था, जिसको प्रेमचंद भी पीते थे और एक डिप्टी साहब थे वो भी पीते थे। फिर जहाँ उनका घर था लक्ष्मी निवास, उसके पास एक कुआँ था, नॉर्मल स्कूल में प्रेमचंद पढ़ाते थे, शिक्षक के तौर पे थे। और मनन द्विवेदी गजपुरी भी यहाँ पे थे, तो वो तहसीलदार थे। तो वो उस एक कुएँ पर बैठ के शाम के ठहाके और किस्सागोई होती थी। तो वो सब का उन्होंने गोरखपुर का अपने दौर को उन्होंने याद किया। और फिर ये कहा कि कैसे वो जो है वो भूल रहे हैं उसको, और कह रहे हैं कि ये जो शहर जो है वो भागता जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि तो उन्होंने उसमें लिखा था कि यहाँ आदमी से आदमी कभी-कभी लड़ जाता था। लेकिन अब तो समूह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो पूरी लाइन है जो जहाँ से मुझे लगता है एक डिपार्चर है, गोरखपुर शहर का कैरेक्टर बदल रहा है। और ये वही दौर था कि जब एक छात्र राजनीति एक खूनी जातीय गैंगवार में बदल गई थी। तो वो लिख रहे हैं कि अब तो गोरखपुर उनसे बहुत दूर भाग रहा है, सब कुछ बदल गया है। समझ में नहीं आता कि अगला पड़ाव क्या होगा, ये कहाँ तक और क्यों कर भाग रहा है, कहाँ तक जाएगा, क्यों भाग रहा है। भाईचारगी और भाईबंदगी को अपनी कांख में दबा के भाग रहा है। तो ये एक बदलाव वहाँ से शुरू होता है कि कहे कि ये बहुत खतरनाक है। मुकदमे और मुवक्किल बढ़ते जा रहे हैं। पहले आदमी आदमी में के बीच टकराव था, कभी कभार हो जाता था, पर अब तो लगता है कि कुछ हुजूम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं, और वो अभी बड़े भयानक अंदाज में। ये हमारा गोरखपुर नहीं था। यह तो अब धीरे-धीरे दूसरे बड़े शहरों की तरह भुतहा होता जा रहा है। तो एक अजनबीपन बढ़ रहा था। उसी समय आप देखेंगे कि राजनीति में जब विश्वविद्यालय की स्थापना के समय जो एक वर्चस्व ब्राह्मण और ठाकुर वर्चस्व शुरू हुआ, जिसमें प्रथम जो पहले जिलाधिकारी थे यहाँ के डॉक्टर सुरत नारायण त्रिपाठी, और गोरखनाथ मंदिर के महंत थे दिग्विजयनाथ जी, जो कि हिंदू महासभा की राजनीति से जुड़े हुए थे। पहला और दूसरा चुनाव भी लड़े वो गोरखपुर से, लेकिन उनको हारना पड़ा कांग्रेस के सिंहासन सिंह से। लेकिन गोरखपुर की स्थापना के समय दोनों शख्सियत जो हैं उसको अपना वर्चस्व बनाने के लिए सामने आई। और फिर एक कौन महंत महंत दिग्विजयनाथ और जो जिलाधिकारी थे यहाँ पे, क्योंकि एक कमेटी बनाई गई थी गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय एक्ट तो विधानसभा में पारित हुआ था, उसके जरिए आज़ादी के बाद का पहला विश्वविद्यालय था गोरखपुर पूरे यूपी में, और जिसका एक्ट विधानसभा में पारित किया गया था। लेकिन गवर्नमेंट के पास संसाधन नहीं थे, तो उसने एक कमेटी बनाई थी कि वो संसाधन जुटाए। तो उसमें इस शहर के मानिंद लोगों को जोड़ा गया, जिसमें मजीठिया जो परिवार जो सरैया में था, अमिता शेरगिल के खानदान के लोग जो थे। फिर यहाँ पे दिग्विजयनाथ जुड़े। फिर और ये जो डीएम थे वो उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया था। तो वहाँ पे इन लोगों ने जब स्थापना शुरू की तो नियुक्तियों को लेकर, फिर और चीज़ों को लेकर एक टकराहट शुरू हुई। और फिर उस टकराहट में फिर इन लोगों ने छात्र राजनीति में दखलंदाजी शुरू की, और वो धीरे-धीरे वो एक ब्राह्मण ठाकुर छात्र राजनीति में वर्चस्व को लेकर शुरू हुआ। हरसंगत तिवारी को एक लोगों ने प्रश्रय दिया, एक समूह ने। उसके बदले यहाँ रविंदर सिंह अध्यक्ष हुए थे, छात्र संघ के अध्यक्ष, और वो एक बहुत ही प्रतिभावान राजनेता थे। वह यहाँ भी अध्यक्ष हुए, फिर लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी हुए, और फिर वो विधायक भी चुने गए कौड़ीराम से। तो उनमें वो सारे गुण थे जो उनको आगे राजनीति में बहुत आगे ले जाते। लेकिन उनकी इसी एक जो उस दौरान पनप रही थी जो एक
जातीय राजनीति, उसमें उनकी हत्या हुई। स्टेशन पे वो विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए जा रहे थे और रेलवे स्टेशन पर उनको गोली मारी गई। नहीं, गोरखपुर। और फिर उसके बाद कई हत्याएं हुई। फिर एक और छात्र संघ के पदाधिकारी थे रंगनारायण पांडे, इसके प्रतिशोध में भहुआ पार में एक साथ 3 लोगों की हत्या हुई। उसमें वीरेंद्र प्रताप शाही का नाम आया। वीरेंद्र प्रताप शाही पहले बस्ती में थे, वहाँ वो चुनाव लड़े थे, लेकिन रविंदर सिंह की हत्या के बाद उनको ठाकुर लाबी ने उनको बुला लिया, उनको आगे किया। फिर इस तरह से एक गैंगवार शुरू हुआ और उसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हुई। और उसका सबसे खराब पक्ष ये था कि विश्वविद्यालय की का पूरा जो उभरता हुआ जो प्रतिभाशाली छात्र थे, वो इसके चपेट में आए। प्रोफेसर हरीश चंद्र श्रीवास्तव, जो कि यहाँ के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के संस्थापक अध्यक्ष थे, अब नहीं हैं, उन्होंने एक बार मुझसे बातचीत में कहा था कि इस गैंगवार ने विश्वविद्यालय के सबसे मेधावी छात्रों की बलि ली है। उनको या तो उनकी हत्याएँ हुई या वो इसमें फँस के नष्ट हो गए। तो साले आला दिमाग जो उस समय थे यूनिवर्सिटी के, वो छात्र राजनीति में भी पढ़ने वाले भी लोग, दोनों तरफ से किसी न किसी को अपना पक्ष चुनना पड़ा, ऐसी स्थिति बन गई थी। और उसमें वो लोग मारे भी गए या फिर वो एक बाहुबली नेता के रूप में आगे बन गए। अमरनाथ त्रिपाठी उस समय हरसंघ तिवारी के साथ जुड़े, आज उनकी कहानी सब लोग जानते हैं। वीरेंद्र प्रताप शाही के साथ बहुत सारे लोग आए, शीतल पांडे से लेके और बहुत सारे लोग जो रविंद्र सिंह के समय में थे। अब लोग अलग-अलग जगहों पर हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही प्रतिभावान नेता थे। कुछ तो ऐसे नेता थे जिनके भाषणों को सुनने के लिए लोग घंटों खड़े रहते थे। हालाँकि मैं जब आया था तो उस समय ये दो वीरेंद्र प्रताप शाही भी थे और हरसंघ तिवारी भी थे। और वो विश्वविद्यालय में मैंने देखा कि किस तरह से छात्र राजनीति में इन लोगों की पकड़ थी। तो जो छात्र नेता, जिनको भी छात्र नेता बनता रहता था, वो या तो हाता मतलब हरसंघ तिवारी के यहाँ, और फिर वीरेंद्र प्रताप शाही मोहद्दीपुर में शक्ति सदन में उनके घर का नाम था। तो वहाँ लोग आशीर्वाद लेने जाते थे और ये जो भी लड़ता था उसके बारे में कहा जाता था कि ये शाही जी की ओर से खड़ा किया गया है, ये तिवारी जी के बंदे हैं। बल्कि एक चुनाव तो ऐसा हुआ, बल्कि उसी समय ये भी चल रहा था कि वीर बहादुर सिंह भी गोरखपुर के थे, पनियरा से विधायक चुने जाते थे। पहले वो सिंचाई मंत्री रहे, फिर मुख्यमंत्री बने। तो मुख्यमंत्री बनने के समय इन्होंने लोगों को क्रश किया, दोनों लोगों को, माफिया बाहुबली नेताओं को, इन लोगों को जेल जाना पड़ा। तो और उसी के बाद से इन लोगों ने फिर अपने राजनीति की दिशा बदली और गैंगवार भी रुका, क्योंकि जब उन्होंने इन लोगों को जेल भेजा, इनके ठेके पट्टों पर भी अंकुश लगाने की कोशिश की। तो एक चुनाव मुझे याद है कि जब मैं उस समय छात्र था, क्योंकि मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में 88 में आया था बीए करने के लिए। महात्मा गांधी से मैंने इंटरमीडिएट किया, उसके बाद आया। तो उस चुनाव में विनय सिंह और दिनेश चंद्र त्रिपाठी लड़े थे अध्यक्ष पद के लिए। पूरा वो ठाकुर ब्राह्मण हो गया था। दिनेश चंद्र त्रिपाठी को माना जा रहा था कि वो हरसंघ तिवारी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और विनय सिंह को वीरेंद्र प्रताप शाही, जो एक उस समय भी ध्रुवीकरण था। और बहुत ही टफ चुनाव हुआ और उसमें दिनेश चंद्र त्रिपाठी जीत गए। लेकिन वो अध्यक्ष नहीं हो पाए। उनके कुछ सर्टिफिकेट या किसमें क्या कुछ कह के उनको शपथ ग्रहण नहीं कराया गया। उसको लेकर वो लोग बहुत आंदोलन किए, लेकिन वो नहीं हो पाए। जो महामंत्री रहा वही अध्यक्ष का भी तो ये कहा जाता है कि ये मतलब वीर बहादुर सिंह दोनों बाहुबली नेताओं को क्रश कर रहे थे, उनको उस पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसा कि हरसंघ तिवारी और दूसरे उनके समर्थक नेताओं का आरोप रहता था कि वो प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से ठाकुर लाबी का सपोर्ट करते हैं। तो ये हुआ था कि उनको भी पसंद नहीं आया कि यहाँ पे दिनेश चंद्र त्रिपाठी जीत गए, और उन्होंने इस तरह से उनको, वो केवल नाम के जीत गए लेकिन वो अध्यक्ष के तौर पर काम नहीं कर पाए। तो इस तरह से वहाँ पे राजनीति होती थी। वहाँ शिक्षक भी बटे हुए थे। अच्छा सर, मतलब ये हमारे लिए बड़ा हमेशा से हो रहा है कि ठाकुर ब्राह्मण में पूरा यूनिवर्सिटी बट गई थी। मतलब एक दो पक्ष थे। दलित और पिछड़े कहाँ थे इसमें?
उसमें वो एक क्या तरह ये से वो यूनिवर्सिटी में थे ही नहीं? नहीं थे, बहुत कम संख्या थी। एक तो उस समय नियुक्तियाँ में उस तरह का आरक्षण नहीं था, तो उनकी संख्या कम थी और वो जिस तरह से ये इतना तीखा ध्रुवीकरण था, उसमें उनकी कोई आवाज़ नहीं रह गई थी। बहुत सारे लोग थे, दूसरी बिरादरी के लोग भी थे और लोग थे, लेकिन मुख्यतः उनको इन्हीं दोनों के किसी पक्ष में लेना पड़ता था या मतलब ये एक तो बड़ा एक्सेप्शनल टाइप का वो है कि ये पूरे शहर का कैरेक्टर बताता है कि मतलब एक यही स्थिति हाँ। बन गई थी और ये तब टूटी है कि जब फिर ये सामाजिक न्याय की शक्तियों का उदय हुआ बसपा सपा के रूप में, तो आप देखेंगे कि उनकी आवाज़ ज़्यादा मुखर हुई, ज़्यादा उनके विधायक भी चुने गए क्योंकि आबादी तो उन्हीं की अधिक थी, मतदाता भी उनके अधिक थे, छात्र भी ज़्यादा वैसी वर्ग से आते थे, उसी जाति से आते थे। लेकिन ये इन लोगों ने इस तरह से स्थिति बना दी थी कि आपको या तो उन दोनों में से कोई एक पक्ष चुनना पड़ता था और उसमें यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर थोड़ा दूसरा था। आज जो है वो बदल गया है। पहले जो गोरखपुर के रहने वाले लोग जाते थे पढ़ने के लिए और उनका एक पसंदीदा जगह थी वो। और जो रूरल से जो ग्रामीण जगहों से जो लोग आए थे, बड़े सामंती और खेतिहर के लोग, वो उनके परिवार जो लोग आए थे और वहाँ से जो लोग पढ़ने आ रहे थे, वही लोग छात्र राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। और उन लोगों ने एक तरह से पूरा तरह से वर्चस्व कायम कर लिया था। पूरा साल भर वो केवल इसी के लिए चुनाव लड़ने के लिए ही वो लोग लगे रहते थे। और उनके पोस्टर लग जाते थे एडमिशन के समय और वो क्लास में लोगों से संपर्क करते थे। लेकिन मुख्यतः वो उनके तौर पर यही जाना जाता था कि किस कैंप के हैं, उनकी पहचान इस तरह की बात। इसमें एक चेंज हुआ था, ऐसा नहीं है कि एक तीसरी धारा थी यहाँ पे, उसमें वामपंथी संगठन भी थे। उसमें आइशा के पहले जो पीएसओ बना था वो था, दिशा छात्र संगठन था। ये लोगों ने इसमें इसकी राजनीति को बदलने की कोशिश की, कि जो छात्र के मुद्दे हैं उस पर बात ना हो, उस पर राजनीति हो और फीस वृद्धि को लेकर, एडमिशन के सवाल को लेकर ये हुआ और आप देखेंगे कि ये चेंज भी हुआ। अशोक चौधरी जो पहले वाइस प्रेसिडेंट गोरखपुर यूनिवर्सिटी के इतिहास में, वो दलित थे और पीएसओ से थे, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आइशा के पहले था, बाद में आइशा में, तो वो भी आइशा के संस्थापक सदस्यों में से थे, वो चुने गए। तो ऐसा नहीं था कि ये एक तबका नहीं था, एक तीसरी धारा नहीं मौजूद थी। लेकिन इस तरह का पोलराइज़ेशन हो जाता था कि जिसमें बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन इन लोगों ने उसको ब्रेक किया 89 में और वो उपाध्यक्ष चुने गए। और तो ये उस पूरी आवाज़ का भी प्रतिनिधित्व था और ये इसकी बड़ी गूँज हुई चारों तरफ, कि जहाँ पर एक पूरे तरह पर आप सूची देखेंगे तो एक ठाकुर ब्राह्मण ही अध्यक्ष छात्र संघ के अध्यक्ष हो रहे थे। वहाँ पर एक दलित समाज से आया हुआ नौजवान बना और वो केवल छात्र मुद्दों पर संघर्ष करके, जो छात्रों के विषय हैं, राजनीति हैं, फीस वृद्धि है, अच्छे से क्लास चले, लाइब्रेरी अच्छे से चले, किताबें लोगों को मिले। ये सब सवालों को लेकर बहुत बड़े-बड़े आंदोलन भी उस दौरान में हुए। लेकिन वही होता था कि अंत में जब ये चुनाव आते थे तो ये लोग पैसे के बल पर, आप देखेंगे पूरा यूनिवर्सिटी मतलब पर्चियों से, पैम्फलेट से बढ़ जाता था, बहुत पैसे खर्च होते थे। तो ये इन दोनों ताकतों को ये अपने राजनीति को टिकाने के लिए उन्होंने छात्र राजनीति को बहुत मोहरा बनाया था। लेकिन धीरे-धीरे ये प्रभाव ख़त्म हुआ और फिर बाद के दौर में आज जो यूनिवर्सिटी है उसमें अब दलित और पिछड़े वर्ग के शिक्षकों की संख्या भी बहुत है, बड़ी है और अब उस तरह का प्रतिनिधित्व नहीं है, हालाँकि अब छात्र संघ का चुनाव ही नहीं हो रहा है। लेकिन आखिरी जो चुनाव हुआ, उसमें पिछड़े वर्ग के ही का ही अध्यक्ष चुना गया और उसके बाद से इसलिए चुनाव यहाँ नहीं होने दिया जा रहा है कि वही लोग चुन कर आएँगे। एक चुनाव तो आखिरी समय में वो लाठीचार्ज करा के और उसको स्थगित कर दिया गया। हमारे ख्याल से 2018 में या उसके बाद से फिर नहीं हुआ है। तो एक तो 10 साल बाद चुनाव हुआ था, एक बार वो अमन यादव चुने गए, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी में जो अप कंट्रीज़ के लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए।
और यहाँ जो शहर का जो लोग पहले परिवारों के लोग जो मध्यम वर्गीय और लोग के घरों के लोग जो जाते थे यूनिवर्सिटी में पढ़ने, उनकी पसंद अब गोरखपुर नहीं रह गई। अब वो दिल्ली और दूसरे बड़े जगहों पर जा रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, टेक्निकल संस्थानों में जा रहे हैं। पहले वो ही लोग छाए हुए थे, क्योंकि आप देखेंगे कि वो फर्टिलाइज़र बनाता, तो फर्टिलाइज़र के सारे कर्मचारी, रेलवे के सारे कर्मचारी और इन लोग सब लोग यूनिवर्सिटी में इनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो एक दूसरा कैरेक्टर वो बना हुआ था। उसी दौरान ये सब की राजनीति भी थी। लेकिन आज जो बदला है कि अब इनमें से गोरखपुर शहर का कोई नहीं जा रहा है। अब जो छोटे शहर से हैं, रुद्रपुर है, बरौज है, आपका निचलौल है, महाराजगंज का, यहाँ से लोग आ रहे हैं और उसमें दलित पिछड़ा वर्ग के बच्चे ज़्यादा हैं। और उसमें से ज़्यादा आते हैं और रोज़ चले जाते हैं। पहले यातायात के संसाधन इतने अच्छे नहीं थे। मैं ही जब आया था तो मैं हफ़्ते 10 दिन पर एक बार जा पाता था घर, क्योंकि हम लोग पास पैसे एक साथ नहीं आते थे। हम लोग पास इतने पैसे नहीं थे कि हमारे घर के लोग एक बार दे दें तो हम महीने भर तक रहें। तो हर हफ़्ते हम लोग चले जाते थे घर, तो वहाँ से राशन भी ले आते थे बस से और कुछ पैसे भी लाते थे, तो ₹100 में मेरे समय में 1 हफ़्ता चल जाता था। और मैं जब पहली बार मैंने क्वार्टर लिया था तो ₹130 किराया था और 3 लोग मिलकर रहते थे, हालाँकि वो भी बहुत महँगा लगता था। साइकिल से आते-जाते थे, तब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई सस्ती थी। ये मेरी सालाना फ़ीस ₹150 की थी ग्रेजुएशन में। लेकिन अब वो फ़ीस भी बढ़ गई है, क्लास भी करैक्टर भी बदल गया है, लेकिन अब दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग के बच्चे ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं और गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो मध्य वर्गीय परिवार था, जो अब उस थोड़ा-सा और ज़्यादा रिच हो गया है, अब उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो अब यूनिवर्सिटी का करैक्टर बदल गया। छात्र राजनीति वहाँ से खत्म हो गई, क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और शिक्षक राजनीति भी खत्म हो गई। शिक्षक राजनीति भी वहाँ पे इसी तरह से ब्राह्मण, ठाकुर और बाद में जब ओबीसी और दलित वर्ग के शिक्षकों की संख्या बढ़ी, तो उन लोगों ने भी अपना एक अलग संगठन बनाया और उन्होंने अपने साथ हो रहे भेदभाव या तवज्जो न देने के सवालों को लेकर बहुत उठाने लगे। तो उनकी संख्या अब ज़्यादा है। तो अब वो उस तरह का वर्चस्व नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे अभी कुलपति अभी थे ये प्रोफ़ेसर राजेश सिंह, इसको लेकर यही कहा रहा था कि एक ठाकुर वर्चस्व ही था, एक ही जात के लोगों को सारे ज़िम्मेदारियाँ दे दी गई थी और तब यहाँ फिर एक बार ठाकुर ब्राह्मण जैसी बात हो रही थी। तो ये सब चलता रहता है, वो एसेंस ख़त्म नहीं हुआ। वहाँ वो जो विश्वविद्यालय की स्थापना के समय जो जात के बीज बोए गए, वो अभी भी बीज वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं। बीच-बीच में वो सिर उठा लेते हैं, उसके एसेंस मौजूद हैं। वो शहर की राजनीति, वो विधानसभा, लोकसभा की राजनीति में भी वो होता है और विश्वविद्यालय कोई भी, चाहे वो यहाँ पे जो भी वर्गीय संगठन है, चाहे अधिवक्ताओं के संगठन हों, चाहे वो शिक्षकों के संगठन हों, वो है, मौजूद है। वो अपने, लेकिन एक तीसरी शक्ति भी है, जो दलितों और पिछड़ों की शक्ति है, जो उस समय उनकी आवाज़ नहीं थी, 80 के दशक में। वो 87, 88, 89, 90 तक आते-आते मुखरित होने लगी थी और अब वो एक तीसरी आवाज़ भी है। और ये लोग अभी भी अपनी कोशिश करते हैं कि वर्चस्व बनाए रखने के लिए, तो समय-समय पर कभी दोनों शक्तियाँ एक हो जाती हैं, फिर आपस में भी लड़ती हैं। अपने हिसाब से वो लोग अपना एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन एक ज़रूर परिवर्तन आया कि जो मैं ज़िक्र कर रहा था वीर बहादुर सिंह का, कि इन्होंने इन इन दोनों लोगों को कमज़ोर किया। फिर उसी समय ये सामाजिक न्याय की शक्तियाँ आगे बढ़ रही थीं। तो आप देखेंगे कि उस समय जो गोरखपुर जनपद और आसपास के जनपदों में जो गोरखपुर और बस्ती मिला के, जिसको मैं कहता हूँ कि एक भौगोलिक इकाई जैसा है, एक सांस्कृतिक इकाई जैसा है, एक सामाजिक इकाई जैसा लगता है। हालाँकि थोड़ी बोली भाषा में थोड़ा-सा परिवर्तन आपको दिखेगा। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक दौर में 2017 के पहले तक सबसे ज़्यादा विधायक सपा बसपा के जीतते रहे। हिंदुत्व की राजनीति में योगी आदित्यनाथ हिंदू वाहिनी बना लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन गोरखपुर में भी 9 की 9 सीटें हैं, उनको कभी नहीं मिली 2017 के पहले। वो कभी 3, कभी 4 हो गई या 2 हो गई। 2017 के बाद एक नया चेंज आया कि पूरी तरह से एक हिंदू राजनीति का वर्चस्व स्थापित हुआ और जो पिछड़ी राजनीति और दलित राजनीति जो उभरी थी, उसका एक बड़ा हिस्सा वो भाजपा के साथ समाहित हो गया। ये एक राजनीतिक इतिहास रहा है।
यह था पहला भाग, दूसरा भाग अगले रविवार को। अगर आपने पूरी बातचीत सुनी है और यहाँ तक आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा काम अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।